सभी की आयु इतनी है कि आप यह अंतर कर सकते हैं कि साल भर में अलग अलग समय पर तापमान अलग अलग महसूस होता है। जैसे दिसंबर के महीने में हमें स्वेटर पहनने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु मई में हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं, फिर भी हमें गर्मी लगती है। और जून जुलाई में बारिश होने लगती है। इनके क्या कारण हो सकते हैं? यह परिवर्तन किस कारण से होता है? आइए अब हम भूगोल के पाठ 4 जलवायु के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ शब्दों की परिभाषा समझना आवश्यक है, जिनमें सबसे पहले 2 शब्द हैं, जलवायु तथा मौसम। सबसे पहले देखते हैं कि जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। किसी विशाल क्षेत्र में 30 सालों से अधिक समय तक मौसम में आने वाले बदलाव तथा मौसम की स्थिति का जब कुल योग यानी टोटल एवरेज निकालते हैं तो वह उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है। यहाँ महत्व कुल आयु शब्द का है। अब मौसम पर आते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। इसी प्रकार मौसम की परिभाषा में महत्व एक विशेष समय का है। बच्चों, मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकता है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। वर्षण या अपक्षेपण एक मौसम विज्ञान की प्रचलित शब्दावली है, जो वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को कहते हैं। वर्षण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे वर्षा, फुहार, हिमवर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि आदि। अतः वर्षा वर्षण का एक रूप या प्रकार है। ऋतु किसे कहते हैं? ऋतु महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ऋतु में विभाजित किया गया है। एक ऋतु में किसी भी क्षेत्र की औसत वायुमंडलीय अवस्था एक समान होती है तथा इसी के आधार पर ऋतुओं का विभाजन किया गया है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। इसी प्रकार विश्व को भी अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आइए अब हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें यह उत्पन्न होता है कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। हमने भूगोल के पाठ 1 में पढ़ा था कि भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है और एशिया में मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देश की जलवायु तथा प्रादेशिक भिन्नताएं। देश की जलवायु अवस्था में सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होती है, परंतु फिर भी प्रादेशिक भिन्नताएं स्पष्ट हैं। इसका अर्थ है कि यदि देश यानी इंडिया की बात की जाए तो यहाँ मानसूनी जलवायु है, पर जब हम भारत के विशेष क्षेत्र या प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। बच्चों, अगर तापमान को ध्यान में रखें तो राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वर्षण की ओर ध्यान दें तो इसके रूप, प्रकार अथवा इसकी मात्रा में ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। जैसे हिमालय में वर्षा अधिकतर
हिम के रूप में होती है तथा देश के शेष भागों में यह वर्षा के रूप में होती है। मेघालय में वार्षिक वर्षण 400 सेंटीमीटर होती है और लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसी प्रकार मौसम तथा जलवायु के अन्य तत्वों के कारण भी जलवायु अवस्था में प्रादेशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जैसे सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा समानता पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जलवायु अवस्था की इन्हीं भिन्नताओं के कारण लोगों के जीवन में विविधता आती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। बच्चों, आइए अब देखते हैं जलवायवीय नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। अक्षांश, लैटिट्यूड, तुंगता, एल्टीट्यूड, वायुदाब एवं पवन तंत्र, प्रेशर एंड विंड, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, महासागरीय धाराएं, ओशियन करेंट्स, उच्चावच लक्षण, रिलीफ फीचर्स। यह 6 कारक केवल भारत ही नहीं परंतु पूरे विश्व की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है, इक्वेटर से पोल्स की ओर। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों को प्राप्त होती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत के दक्षिणी राज्यों में तापमान उत्तरी राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। दूसरा नंबर है तुंगता या ऊंचाई। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है तथा तापमान भी सामान्यतः घटता जाता है। इसी कारण से पहाड़ी इलाके गर्मी के मौसम में भी ठंडे होते हैं। तीसरा नंबर है वायुदाब एवं पवन तंत्र। यह किसी भी स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। किसी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उसके तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। वायुदाब एवं पवन तंत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से और समझते हैं। वायु ज़्यादा दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर जाती है। सामान्यतः भूमध्य रेखा पर अधिक सूर्य ऊर्जा पड़ने से वायुदाब भी अधिक होता है और पश्चिमी व दक्षिणी ध्रुव पर वायुदाब कम होता है। विश्व की वायुमंडलीय अवस्था पर इसका प्रमुख प्रभाव पड़ता है। चौथा नंबर है समुद्र से दूरी। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है और लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं, यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा। इसके बाद है महासागरीय धाराएं। पहले जानिए कि महासागरीय धाराओं का क्या अर्थ है। महासागर के जल के सतत एवं निर्दिष्ट दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। नंबर 6 है उच्चावच लक्षण। ऊंचे पर्वत ठंडी हवा, गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वह वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो यह उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं।
पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर दिख रहे चित्र को ध्यान से देखिए। इस पर्वत की एक ओर भारी वर्षा हो रही है। इसका कारण यह है कि इस पर्वत ने बारिश वाले बादलों को अपनी ऊंचाई की वजह से अवरोधित कर दिया है, परंतु पर्वत की दूसरी ओर सूखा पड़ा है। पर्वत के इस भाग को पवन विमुख ढाल कहा जाता है। भारत में अरावली पहाड़ी की स्थिति के कारण ही राजस्थान में मरुस्थलीय इलाके हैं। बच्चों, आइए देखते हैं यह 6 कारक भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है अक्षांश। कर्क रेखा देश के मध्य भाग को पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी ट्रॉपिकल एरिया। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी सब ट्रॉपिकल एरिया। इसलिए भारत में कर्क रेखा से उत्तर की ओर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु पाई जाती है, और कर्क रेखा से दक्षिण की ओर उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी ट्रॉपिकल जलवायु पाई जाती है। दूसरा कारक है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तृतीय क्षेत्र भी विशाल है। यहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में आने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। आइए अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने का तीसरा कारक देखते हैं, वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा उससे संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं, जैसे वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बच्चों, इस भाग को समझने के लिए पहले हमें विश्व की कुछ परिघटनाओं को समझना जरूरी है, जिन्हें हम आगे एक एक करके समझेंगे। जैसे नंबर 1 है कोरियालिस बल क्या होता है। दूसरा है जेट धाराएं क्या होती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोरियोलिस बल क्या होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। जैसे भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस फोर्स ना के बराबर होता है, परंतु हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा इक्वेटर तथा जिसके कारण विक्षेपण भी बढ़ता है। वायुदाब एवं धरातलीय पवनों को समझने के लिए कोरियोलिस बल का समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम इस कारक की पहली अवस्था को समझते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों अर्थात ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। यह पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। यह दक्षिण की ओर बहती है। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। विक्षेपित का अर्थ है मुड़ती हैं। इन दोनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि यह स्थलीय भागों से उत्पन्न होती हैं और बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा बहुत कम होती है या नहीं होती है। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर
निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत इक्वेटर को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। यह पवनें महासागरों के ऊपर से बहती हैं और नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। बच्चों, ऊपरी वायु परिसंचरण को समझने के लिए हमें जेट धाराओं के बारे में जानना जरूरी है। जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में और विशेषकर समताप मंडल में तेज गति से प्रवाहित या बहने वाली हवाएं हैं। इनके प्रवाह की दिशा जलधाराओं की तरह ही निश्चित होती है, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है। जेट स्ट्रीम धरातल से ऊपर यानी 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार रूप में चलने वाली एक वायु धारा है। भारत में यह जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा मतलब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। एक पूर्वी जेट धारा जिससे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। अब हम वायुदाब एवं पवन को संचालित करने वाली तीसरी अवस्था है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत पर गिरा देती है। अगला विषय है भारतीय मानसून। मानसूनी पवनें भारत की जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। सबसे पहले भारत की मानसूनी परिघटना पर ध्यान देने वाले वह नाविक थे जो ऐतिहासिक काल में भारत में व्यापार के लिए आते थे। चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें बहुत लाभ हुआ। अरब से भारत आने वाले व्यापारियों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 है धरती और समुद्र के अलग अलग गति से गर्म और ठंडे होने के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी लो प्रेशर का क्षेत्र, और इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। उच्च दाब यानी हाई प्रेशर का क्षेत्र। दूसरा तत्व है अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहा जाता है। इसका ग्रीष्म ऋतु में गंगा के मैदान की ओर खिसक जाना। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भूमध्यरेखीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। आइए अब जानिए कि यह स्थित कहाँ है। यह अभिसरण क्षेत्र
भूमध्य रेखा के लगभग समांतर होता है, पर सूरज की आभासी गति के साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तीसरा तथ्य है, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाले क्षेत्र का उत्पन्न होना। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। चौथा तथ्य है, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार का बहुत अधिक गर्म हो जाना। इसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर तीव्र ऊर्ध्वाधर हवा की धाराएं एवं उच्च दाब निर्मित हो जाते हैं। इसके बाद पांचवा तथ्य है, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ऊपर उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। बच्चों, इसके अलावा दक्षिणी महासागरों के ऊपरी दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इसे नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट पर होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसीलिए इस परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्र जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का ताप सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। एल नीनो समुद्री हवाओं की दिशा बदलने, कमज़ोर पड़ने तथा समुद्र का सतही जल के ताप में वृद्धि में विशेष भूमिका निभाती है। एल नीनो का एक प्रभाव यह होता है कि इससे वर्षा के प्रमुख क्षेत्र बदल जाते हैं, जिसके कारण विश्व के ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने लगती है। बच्चों, आइए अब देखते हैं मानसून का आगमन और उसकी वापसी के बारे में। व्यापारिक पवनें नियमित होती हैं जबकि मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। मानसून के आने के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। इसे ही मानसून प्रस्फोट या फटना कहते हैं। मानसून से पहले जो बौछारें पड़ती हैं उसे हम मानसून नहीं कह सकते। ज़्यादातर मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद वह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवनें
पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष भागों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रम से चलने वाली क्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। बच्चों, हम जलवायु का अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।